सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु। तो आइए समझते हैं सामान्य लाभ किसको कहते हैं और लाभ अलाभ बिंदु कहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए, लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सामान्य लाभ कहकर परिभाषित करते हैं। लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो लाभ का वो न्यूनतम वैल्यू जो एक फर्म को क्या करता है कि वर्तमान में व्यापार को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, सामान्य लाभ कहकर परिभाषित करते हैं। एक फर्म जो सामान्य लाभ अर्जित नहीं करती, अगर कोई फर्म जो है सामान्य लाभ उसको प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यापार में नहीं रह सकती, उसका व्यापार नहीं होगा। सामान्य लाभ फर्म की कुल लागतों का एक भाग होता है। इन्हें उद्यमशीलता की अवसर लागत के रूप में समझना भी लाभदायक है। वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है, मान के कोई ऐसा फर्म है जो सामान्य लाभ से भी ज़्यादा अर्जित करती है, तो ऐसे लाभ को अधिसामान्य लाभ कहलाता है। दीर्घकालीन स्थिति में यदि फर्म सामान्य लाभ से कुछ भी कम अर्जित करती है, दीर्घकालीन स्थिति में यदि फर्म जो है सामान्य लाभ से कुछ भी कम अर्जित करती है तो वह उत्पादन नहीं करती है। किंतु अल्पकाल में फर्म का लाभ यदि इस स्तर से कम है, सामान्य लाभ से कम है, तो भी उत्पादन कर सकती है, किंतु यह स्थिति दीर्घकालीन फर्म में नहीं होगा। पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है, पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है, वह फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। अतः न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु जिस पर पूर्ति वक्र जो है दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है, फर्म का लाभ अलाभ बिंदु है। और यदि ये अल्पकाल में है तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र होगा। पुनः दोहराना चाहेंगे, न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु, पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है। मतलब पूर्ति वक्र किसको काट रहा है? दीर्घकालीन औसत वक्र को, जो क्या है? न्यूनतम औसत लागत बिंदु है। तो पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को जहाँ पर काटता है वही फर्म का लाभ अलाभ बिंदु होता है, अगर फर्म दीर्घकालीन है तो। और यदि फर्म अल्पकालीन है तो पूर्ति वक्र जो होगा वो अल्पकालीन औसत वक्र को जिस जगह पर काटेगा वही बिंदु लाभ अलाभ बिंदु कहलाएगा। अब यहाँ देखिए अवसर लागत। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की संकल्पना का प्रयोग मिलता है। किसी कार्य के अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ है। मतलब किसी कार्य का जो अवसर लागत जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से त्यागा गया लाभ होता है। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं जिन्हें आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेते हैं। आपके पास 1000 है और आप सोच रहे हैं कि हम अपने घर के जो व्यवसाय है उसमें हम उसको खर्च करेंगे, निवेश करेंगे। आपके कार्य की अवसर लागत क्या है?
यदि आप इस राशि का निवेश नहीं करते, यदि हम इस राशि को निवेश नहीं करते हैं तो आप या तो इसे घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे आपको शून्य प्रतिफल प्राप्त होगा, अथवा आप इसे बैंक 1 या कोई दूसरा बैंक 2 में जमा कर सकते हैं। जिस स्थिति में आपको क्रमशः पहला बैंक आपको 10% का ब्याज दे रहा है और दूसरा बैंक आपको मान लेते हैं 5% का ब्याज प्राप्त होता है। अतः वैकल्पिक क्रियाओं से जो अधिकतम लाभ आप अर्जित कर सकते हैं वो बैंक 1 द्वारा दिया गया ब्याज है। यानी इन विकल्पों में अगर देखिए तो आपको ज़्यादा ब्याज किससे प्राप्त होता है लाभ के तौर पर? बैंक 1 से। परंतु यदि आप इस धन का अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करते हैं, मान के बैंक में जमा नहीं किया और आप निवेश कर रहे हैं, तो यह विकल्प समाप्त हो जाएगा। अतः आपके पारिवारिक व्यवसाय में धन निवेश करने की अवसर लागत बैंक 1 से प्राप्त ब्याज राशि का त्याग है। मतलब अगर आप जमा करते बैंक में तो आपको बैंक 1 से लाभ के तौर पर ब्याज मिलता, तो आप जब जमा नहीं किए और उसको आप पारिवारिक व्यवसाय में धन को लगा दिए, तो यहाँ पर जो पारिवारिक व्यवसाय में धन जो आपने निवेश किया, ये जो अवसर उसको प्राप्त हुआ, पारिवारिक व्यवसाय में जो अवसर हुआ धन का, यानी आपने जो पैसा जो पारिवारिक व्यवसाय में लगाया, निवेश किया, तो ये एक अवसर हो गया, एक अवसर हो गया उस धन का पारिवारिक व्यवसाय में। तो ये अवसर कैसे आया? तो ये अवसर लागत आया बैंक 1 से जो ब्याज प्राप्त मिलता उसके त्याग से। अगर मान के बैंक में जमा करते हैं तो फिर ये अवसर उसको प्राप्त नहीं होता। तो पारिवारिक व्यवसाय में धन निवेश करने का जो अवसर हुआ है एक्चुअली में बैंक 1 से जो प्राप्त ब्याज की राशि का त्याग से आया है।